नमस्कार। संदेश करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इंग्लिश की क्लास पढ़ेंगे हम, और इंग्लिश में आपको हम टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस की 2 वीडियो आपके पास है, और आज मैं टेंस का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है, पहले 2 वीडियो में हमने सीखा था कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस कहते किसे हैं, जो हम पुरानी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, इन्हीं से काम चल जाना है, या हमें कुछ और पढ़ना होगा। हमें कंपटीशन बीट करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी हम वो काम करेंगे केवल। ठीक है भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस तक की बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम टेंस में पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट का मतलब हम लोग जानते हैं कि पास्ट का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा काम जो अभी न हुआ हो, पहले से कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे मैं आपके साथ एक टाइमलाइन ड्रा करूं, यहाँ पे मैं 7 AM की बात करूं, 7 AM से पहले जितनी भी बात होगी सबकी सब पास्ट की बात होगी, और 7 AM के बाद जितनी भी बात होगी सबकी सब फ्यूचर की बात होगी। क्लियर है हमारी बात? तो हम पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। ठीक है, छोटी सी बात आपके सामने हम करने जा रहे हैं कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में: यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, इनके साथ कोई टाइम आया हो। जैसे मैं आपके सामने 2002 कहने लगूं, 1999 कहने लगूं, कुछ भी। ठीक है, ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में: यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो। इनके साथ कोई भी समय लगा हो तो वाक्य की क्रिया को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में है, इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम डिड का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्लियर है मेरी बात? एक बात आपको ध्यान रख लेनी है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब डिड का प्रयोग न हो तो करेंगे क्या हम? वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्लियर है हमारी बात? आगे चलें। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मिटा दें, एक एग्जांपल देख लीजिए तो फिर मिटाते हैं। जैसे मैं कहूं कि राघव was coming here last month. Raghav was coming here last month. लास्ट मंथ आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि लास्ट मंथ आया हुआ है, इन सभी बातों को, जो ये बात आपको बताई गई है, इसे आप ट्रिक की तरह से यूज करेंगे। यदि लास्ट मंथ आया हुआ है तो वाक्य की क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वाक्य असर्टिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब हमें केम का प्रयोग करना होगा। क्लियर है बात भाई? देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसके बाद हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। मिटा दे? चलिए ठीक है। मैंने आपको बताया कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट स्पेसिफिक टाइम का मतलब कोई भी ऐसी घटना जो किसी पास्ट के निश्चित बिंदु पे हो।
ठीक है, पास्ट के किसी निश्चित बिंदु पे हो या फिर कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट के किसी भी समय में घटित हुई हो, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना न हो, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना न हो, हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे डिड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि असर्टिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात, आगे चल जाए। एक बात और भी आपको याद रखना चाहे तो रख लीजिए कि पास्ट की आदतन क्रिया को बताने के लिए, पास्ट की आदतन क्रिया कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जो हम पास्ट में तो करते थे, पास्ट में हम करते थे, लेकिन वर्तमान में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि जब आप बच्चे थे तो आप लुका छिपी खेलते थे ना, आज नहीं खेल रहे हैं, पास्ट में आपकी आदत थी शाम होते ही खेलना शुरू, लेकिन अब हम नहीं करते हैं। पास्ट की आदतन क्रिया को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आदतन क्रिया को बताने के लिए कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, ऑलवेज आया होगा, ठीक है, नेवर आया होगा, सेल्डम आया होगा। ये सारी बातें तो आप इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पार्ट में पढ़े हैं ना, आदतन क्रिया को बताने के लिए क्या जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही प्लेड क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, ही प्लेड क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। ये पास्ट की बात है, अभी वो बच्चा नहीं है, बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर है बात, आगे चलें। पास्ट की आदतन क्रिया को बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं। पास्ट की आदतन क्रिया को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, यूज्ड टू का। इसी बात को हम लिख सकते हैं कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले। अभी तक हमने केवल इतनी सी बात सीखी है कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पास्ट की आदतन क्रिया को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की जगह हम चाहें तो यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब हम अगली बात आपसे कहने जा रहे हैं कि यदि सेंटेंस में ये शब्द आया हो, कौन सा शब्द है भाई, आपके लिए मैं बताते चलूं कि यदि सेंटेंस में इट इज टाइम अथवा इट इज हाई टाइम, यदि सेंटेंस में इट इज टाइम अथवा इट इज हाई टाइम आया हो, तो भी इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आने वाली वर्ब कौन से फॉर्म में होगी, वो आपके सेकेंड फॉर्म में होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि इट इज टाइम ही शुड कम हियर, इट इज टाइम ही शुड कम हियर, तो आपको पता है कि इट इज टाइम लगा हुआ है, तो इट इज टाइम के बाद हम V2 का प्रयोग करते हैं, न कि शुड का। तो शुड हमारे सामने आपका गलत हो जाएगा, हमें क्या कहना पड़ेगा, केम। क्लियर है हमारी बातचीत, आगे चलें। आगे हम आपको बताएंगे कि जब हम अगली बात करने लगे आपसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, अगली बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, या फिर इसके पहले एक सेंटेंस और यदि हम आपको दिखाना चाहें कि ही या फिर रिया हैज कम हियर इन
1964. रिया हैज कम हियर इन 1964. अपने मन से यदि हम देखना चाहें कि ये 2020 चल रहा है तो 1964 निश्चित रूप से पास्ट के किसी बिंदु पे पड़ा होगा, तो पास्ट का स्पेसिफिक समय है, पास्ट का निश्चित समय है, तो पास्ट का निश्चित समय बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्लियर है बातचीत? जैसे मैं एक सेंटेंस और आपके सामने लिखूं कि कमलेश should arrive here in सेंटेंस को देख पा रहे हैं आप? कमलेश शुड अराइव हियर इन 2019. अब इनके साथ समय लगा हुआ है तो क्रिया निश्चित रूप से किसमें होनी चाहिए थी? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट बताने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, तो अराइव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अराइव्ड. ठीक है भाई, आगे चलें। अगला टेंस हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये मैं आपके सामने केवल छोटी सी बात के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि काम कैसा होना चाहिए? सतत। सतत का मतलब काम जारी होना चाहिए। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी क्रिया जो पास्ट में किसी समय के लिए जारी थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट के किसी समय के लिए जारी तो थी लेकिन अभी नहीं हो रही है, इस प्रकार की घटनाओं को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जब हिंदी में घटना रहे तब तक हम बताएं कि अभी चल रही है कि नहीं चल रही है। जब हमारे सामने एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा होगा, पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा, 4 पार्ट में बटा होगा, तब हम कैसे जानेंगे? तब हम कैसे जाने कि अभी जारी है कि नहीं जारी है? इसके लिए भी कुछ है। यदि वाक्य में पहचानेंगे कैसे हम? पहचान मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में कुछ समय तक जारी थी अभी नहीं जारी है, बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में देन अथवा दोज डेज का प्रयोग होता है। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्यों में देन अथवा दोज डेज का प्रयोग होता है। हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। याद कैसे रखेंगे आप? यदि वाक्य में देन या दोज डेज का प्रयोग हो तो आने वाली वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में होती है। वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में है, इस बात का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम या तो वाज या तो वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ। ठीक है, वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ। क्लियर है हमारी बात? एक सेंटेंस लिखें। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि जैसे दे आर सिंगिंग beautiful song, those days. They are singing a beautiful song those days. ठीक है, यदि हम वाक्य को देखने की कोशिश करें, यदि हम वाक्य को केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखें तो क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? दे आर सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इस बात का मतलब यह है कि अभी गाना गाने का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में ये कीवर्ड आया है, दोज डेज आया हुआ है, तो दोज डेज पास्ट की किसी घटना की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो
तो बाकी की क्रिया को किसमें रखना पड़ेगा? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे वाज या वर आएगा। दे प्लूरल है तो इसके अनुसार वर, सिंगिंग अपनी जगह ठीक है। क्लियर है हमारी बात? आगे चलें। आगे जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखूं और इन दोनों सेंटेंसों में आपको अंतर करना हो कि रिया इज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, दूसरी बात रिया was completing her homework। इन दोनों सेंटेंस को यदि मैं आपके सामने कहूं कि ये दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तब आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो दोनों ही सेंटेंस को देखना चाहें, तो यदि पूरी की पूरी बात हम मैच करना चाहें तो रिया यहाँ भी, रिया यहाँ भी, कंप्लीटिंग हर होमवर्क, कंप्लीटिंग हर होमवर्क, दोनों तो सेम है, अंतर तो केवल इज और वाज का है। तो इज लगाना सही होगा कि वाज लगाना सही होगा? रिया सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार इज भी सही है, सिंगुलर के अनुसार वाज भी सही है। तो इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही माने हम, पहला वाला या दूसरा वाला? सोच के देखिए। यदि आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आया हो, इम्प्रूवमेंट का पार्ट हो, आप किसे सही करना ठीक मानेंगे? है तो दोनों सेंटेंस सही। अभी फिलहाल की बात करूं तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। यदि मैं इसी में एक शब्द ऐड करूं कि दोज डेज, एक शब्द मैं ऐड किया कि दोज डेज, दोनों वाले में, अब हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कौन सी हमारी बात सही होनी है। हम जानते हैं कि दिन या दोज डेज का प्रयोग किया गया हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी वाली बात हमारी सही हो जाएगी, पहली वाली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है हमारी बात? जब तक हमारे पास कीवर्ड न हो, जब तक हमारे पास ये कीवर्ड न हो, तब तक हमें बता पाना कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल का काम है। आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं। कब तक? जब तक ये कीवर्ड ना लगा है। जब कीवर्ड लग गया है तो हम उसी कीवर्ड से पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस होना है। आगे चलें। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले टाइप की बात, अगले टेंस की बात। ये जो टेंस वाला पार्ट है, हालांकि टेंस से आपको डायरेक्ट प्रश्न कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। टेंस से आपको डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेगा। आपको इस तरह की बात नहीं पता होगी कि अगली बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। जब कंप्लीट होगा तो इसका जो काम का आपका इफेक्ट होगा उसे भी देखा जा सकता है, और जो स्कोप होता है इम्प्रूव करने का वो न के बराबर होता है। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। यदि आप इसे इम्प्रूव करना चाहें तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं चाय पी चुका हूं, इस बात का मतलब यह है कि चाय थोड़ी देर पहले कप में थी, अब चाय कहाँ है? हमारे पेट में। चाय कहाँ है? हमारे पेट में। अब हम फिर से चाहें कि चाय वापस से प्लेट कप में आए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, वही परफेक्ट होता है, वही कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ये परफेक्ट का मतलब तो होता है कंप्लीट, इफेक्ट कैन बी सीन और नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इस पास्ट का क्या करें हम? पास्ट का भी तो कुछ मतलब होना चाहिए। मैं आपके सामने एक टाइम लाइन ड्रा करूं, यहाँ पे मैं आपसे कहने लगूं कि 8 बज रहे हैं, 8 बजे, यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि 7 बज रहे हैं, और थोड़ी देर पहले कभी 12 भी बज रहे होंगे, बज रहे थे ना?
यहाँ से मैं यहाँ को देखने की बात करने लगूं तो ये पास्ट की बात हो रही है, यहाँ से मैं इसे देखने की बात करूं तो ये भी पास्ट की बात है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन मैं इसे छोड़ूं, मैं इस प्रेजेंट को थोड़ी देर इग्नोर करूं और पास्ट से पास्ट की बात में देखने की कोशिश करूं, पास्ट से पास्ट में देखूं तो ये तो इसका भी पास्ट है ना, ये वाला तो इसका भी पास्ट है। इस बात का मतलब ये है कि ये जो टाइम है इसे हम पास्ट ऑफ पास्ट कह सकते हैं क्या, इसे हम क्या कह सकते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा था कि रिसेंट पास्ट को बताने के लिए हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए, पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यही वो रीजन है, यही वो रीजन है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंसों को बिफोर और आफ्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बिफोर और आफ्टर के द्वारा जोड़ा जाता है। एक चीज और आप जान जाइए तो फिर हम बिफोर और आफ्टर बताते हैं आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब के स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम हैंड का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के स्थान पे चूंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है बात। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पास्ट परफेक्ट है ये तो आप जानते ही होंगे, बचपन से यही इसी में आपको उलझाया जाता था कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो ये हम बाकी किसी सेंटेंस में हमने ऐसा दो वाक्य वाला नहीं पढ़ा था, लेकिन इसी में क्यों पढ़े हैं, इस बात का रीजन आप समझ पाए होंगे, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का यूज करने के लिए पास्ट ऑफ पास्ट, भूत के भी भूत को बताने के लिए हमें पहले पास्ट का सेंटेंस चाहिए, उसके बाद हमें उसका भी पास्ट चाहिए। इसे दो सेंटेंस चाहिए तो दो सेंटेंस हम यूज करते हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं डायरेक्ट हम वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर, कोई भी दो सेंटेंस जो बिफोर और आफ्टर से जुड़े हों, कोई भी दो सेंटेंस जो बिफोर और आफ्टर से जुड़े हों। टाइमलाइन एक बार फिर से आपके सामने, 8, 7 और यहाँ पे 12, ये यहां से देखने की कोशिश की हमने तो ये पास्ट था, यहां से देखने की कोशिश की हमने तो ये भी पास्ट था, लेकिन जब यहां से यहां की देखे तो ये क्या हुआ आपके सामने, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए पास्ट परफेक्ट। यही वो रीजन है कि जब दो सेंटेंस को हम बिफोर और आफ्टर से जोड़ते हैं, बिफोर और आफ्टर से जोड़ते हैं तो एक तरफ इंडेफिनिट होता है और एक तरफ परफेक्ट होता है, एक तरफ इंडेफिनिट होता है और एक तरफ परफेक्ट होता है। हम कैसे पता करें कि इधर इंडेफिनिट होगा कि इधर इंडेफिनिट होगा, एक तरफ का हमें क्लियर हो जाए कि इधर निश्चित रूप से इंडेफिनिट होगा तो दूसरी तरफ परफेक्ट होगा, है ना। इधर इंडेफिनिट है तो इधर परफेक्ट होगा, इधर इंडेफिनिट है तो इधर परफेक्ट होगा। मैं आपको एक ट्रिक की तरह से इसे बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बिफोर का मतलब होता है पहले, टेंस हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जो बचा है वो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो हम बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और पहले जो बचा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। समझ पाए होंगे बात। हमें लग रहा है कि ये बात अब आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, patient had died after the
डॉक्टर हैड पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। यदि सेंटेंस को देखने की कोशिश करें, ये आफ्टर से दो सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम जानते हैं जब आफ्टर से दो सेंटेंस जोड़ा जाए तो एक तो परफेक्ट में होगा, एक तो इंडेफिनिट में होगा। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में वाला परफेक्ट में होगा, मतलब यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पहले इंडेफिनिट होगा, तो पहले इंडेफिनिट होगा, इस बात का मतलब है कि यहाँ तो केवल V2 होगा, हैड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है हमारी बात? एक सेंटेंस और देख लीजिए। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि सोनम reached the station before the train left. सोनम reached the station before the train left. यहाँ पे before आया हुआ है। before का मतलब होता है पहले, तो पहले हम परफेक्ट का यूज करेंगे, तो reached नहीं होगा, हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, तो रीच के पहले हमें हेल्पिंग ऑफ हैड की जरूरत पड़ेगी। बाकी ट्रेन लेफ्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। हमारी बात बिल्कुल सही है। आगे चलें, एक सेंटेंस और देखिए। जैसे मैं आपके सामने इस बात को बता रहा हूं, इस बात को आप हमेशा ट्रिक की तरह से यदि याद रखते हैं तो आपके लिए परीक्षा में आने वाले प्रश्न यदि इस टॉपिक से मिलता है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। ठीक है भाई? जैसे हम आपसे कहें कि दे लेफ्ट द विलेज बिफोर his father come to there। आप एक चीज देख रहे होंगे, came to there। आप एक चीज देख रहे होंगे कि बिफोर से दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए, पहले वाला परफेक्ट में होना चाहिए, तो लेफ्ट के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना होगा? हैड लेफ्ट का। फादर केम है तो बात सही है, इंडेफिनिट होना चाहिए, इंडेफिनिट है भी। क्लियर है हमारी बात? आगे चलें, अगला टेंस हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला टेंस हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने से पहले हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस याद दिलाना चाहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था यदि सिंस या फार के साथ टाइम लगा होगा, सिंस या फार के साथ टाइम लगा होगा तो वाक्य की क्रिया को किसमें रखेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेम वही बात यहाँ भी रख लेनी है कि यदि सिंस या फार के साथ टाइम लगा हो, सिंस या फार के साथ टाइम लगा हो तो वाक्य की क्रिया को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। वाक्य की क्रिया को किसमें रखा जाता है? पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है हमारी बात? स्ट्रक्चर देख लीजिए भाई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हैड बीन, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टाइम लिख देंगे। क्लियर है हमारी बात? जैसे मैं आपसे कहूं कि रिया हैड बीन सिंगिंग a song since 9 morning। रिया had been singing a song since morning। तो अच्छा, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? यदि मैं इस हैड बीन के स्थान पे वाज का प्रयोग कर लूं तो यही आपकी परीक्षा का प्रश्न है।
ठीक है, रिया वाज सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंस के साथ समय लगा हुआ है, हम जानते वाज वर्ब का प्रयोग न करके हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैड बीन का। क्लियर है हमारी बात, आगे चलें। अब तक मैंने आपको जितना भी टेंस के बारे में बताया है, तो टेंस के बारे में बताते समय जो मैंने आपको एक मेन चीज बताई थी टेंस की डेफिनेशन, कि टाइम ऑफ एक्शन को हम टेंस कहते हैं, टाइम ऑफ एक्शन को हम टेंस कहते हैं, एक्शन को बताने वाली जो चीज होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। इस बात का मतलब ये है कि टेंस की पूरी बात एक ही चीज पे डिपेंड करती है, जो है वर्ब। टेंस तीन मैंने अभी तक मैंने आपको दो पढ़ा है, एक पढ़ाना बाकी रह गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने कोई भी ऐसी चीज जो वर्तमान में हो रहा है, जो चल रहा है, जिसका एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, वो बात प्रेजेंट की हुई। जिसका एक्सपीरियंस हम पहले से कर चुके हैं, वो बात हमारी पास्ट की हुई। जो समय है ही नहीं, केवल और केवल हमारे मन में बात चल रही है, उसे हम फ्यूचर भी जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट में सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि जो वर्ब, प्राइमरी वर्ब की बात करूं तो केवल तीन प्राइमरी वर्ब आपके सामने होती हैं, बी, डू और हैव। कौन कौन सी भाई, बी, डू और हैव। यदि हम डू की बात करें तो डू की बात करें, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, डू, बी की बात करूं तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीन। हैव की बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, हैड। क्लियर है हमारी बात। टेंस को ध्यान से समझिएगा, पूरे के पूरे टेंस की जो वर्ब है, पूरे के पूरे टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, उसे मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू का प्रयोग किया, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ध्यान रखिएगा बात को। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज, हैड का प्रयोग किया और पास्ट परफेक्ट में हमने हैड का प्रयोग किया। ठीक है, बात को याद रख सकते हैं आप। निश्चित रूप से ये आपकी बेहद ही जरूरी बात है कि पूरे के पूरे वर्ब को, पूरे के पूरे टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम एक लाइन में याद रख सकते हैं, यही आपकी है। ठीक है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, ये आपका इंडेफिनिट, ये आपका कंटिन्यूअस, ये आपका परफेक्ट। क्लियर है, याद रख पाएंगे। आगे चलें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, चूंकि एक बात और भी है कि फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, क्योंकि जब फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है, क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक टाइम नहीं है, जब तक टाइम नहीं है तब तक हम टेंस कह पाना संभव नहीं है। और फ्यूचर में कोई टाइम निश्चित तो है नहीं, वो तो हमारे केवल मन की बात है ना। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी मदद करूंगा, अभी मेरा मूड ठीक है, अभी मेरा मूड ठीक है, मैं आपसे कह दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, कल सुबह आप आए, मेरा मूड खराब हुआ, मैंने कहा कि नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई ना। यही मेन वजह है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता। ये तो हमारे मूड को रिफ्लेक्ट करता है। ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारे मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मूड को रिफ्लेक्ट करने वाले को हम मॉडल कहते हैं। मूड को रिफ्लेक्ट करने वाले को क्या कहते हैं, मॉडल। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस, चूंकि हम टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि तीन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन जब हम मॉडल का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे इसे हम डिटेल में उठाएंगे। क्लियर है हमारी बात। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, यदि वाक्य में टुमारो,
नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आया है, इसका मतलब इसके स्थान पे हम ईयर भी लगा लें, इसके स्थान पे हम डे भी लगा लें, इसके स्थान पे हम वीक भी लगा लें, जो हमारी इच्छा करे, जो भी समय हो, ठीक है। यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक इत्यादि शब्द लगे हों, इत्यादि शब्द लगे हों, तो वाक्य की क्रिया को फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाता है। क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। अब हमारे सामने समस्या है कि विल शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं। यदि हम, बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में विल शैल में कोई अंतर नहीं होता है, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि विल का प्रयोग हम आईवी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी चीज हैं सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आईवी के साथ बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये जो कैटेगरी होती है ये नॉन फिक्स्ड होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मदद करूंगा, सुबह आके कह दिया कि न करो, ठीक है। यदि यही हम उल्टा करने लगे, आईवी के साथ हम विल, आईवी के साथ हम विल का प्रयोग करें, बाकी सभी चीजों के साथ हम शैल का प्रयोग करें, तो ये जो कैटेगरी होती है ये फिक्स्ड होती है। इसका मतलब ये है कि मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, तो ये वाली बात है आई विल हेल्प यू, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात कंप्लीट करना चाहूं, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे राम गोज टू स्कूल, एक बार राम वेंट टू स्कूल, दूसरी बार राम विल गो टू स्कूल, ये हमारे सामने तीसरी बात है। इन तीनों बातों में कौन सी बात सही है भाई? तीन की तीनों सही है। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि टुमारो, टुमारो, और यहां भी, अब कौन सी बात सही होगी? एक तो मैं और आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए। जो टेट सी टेट का एग्जाम है भाई, वहां पे इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। राम, अब जब हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल है तो हम उसे ध्यान से देखेंगे। टुमारो कौन से टेंस का कीवर्ड है? फ्यूचर का, तो फ्यूचर का कीवर्ड है, तो ये वाली बात हमारी सही होगी, बाकी सभी बातें गलत है। क्लियर है? आगे चलें। बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं ध्यान रखना है, केवल ये जो फ्यूचर बताने वाला जो टाइम है उसे आप ध्यान रख ले जाते हैं तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लें। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कोई भी, हम केवल मानते हैं कोई भी ऐसी घटना जो भविष्य के किसी समय में जारी रहेगी, ठीक है। भविष्य के किसी समय में जारी रहेगी उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का नाम देते हैं। फ्यूचर के नाम पे हमने विल या शैल को रखा और कंटिन्यूअस के नाम पे बी को, विल या शैल और कंटिन्यूअस के नाम पे बी को। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। वर्ब तो आप जान ही रहे हैं कि जब कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि सी विल बी कुकिंग फूड नेक्स्ट डे, ये बात कहना ठीक है कि सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड नेक्स्ट डे, ये बात कहना ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान से देख पा रहे हैं आप? देख रहे होंगे। तो जब नेक्स्ट डे आया हुआ है
तो ये फ्यूचर का स्पेसिफिक फ्यूचर के टाइम को बताने वाला शब्द है, तो फ्यूचर का कीवर्ड है, तो फ्यूचर के साथ हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। पहली वाली बात हमारी सही हो जाएगी और दूसरी वाली गलत हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलें। अगली बात आपके साथ मैं कहूं कि फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाई के साथ टाइम दिया हो, जैसे मैं आपसे कहूं बाई के साथ टाइम दिया हो तो वाक्य की क्रिया को हम फ्यूचर में रखते हैं। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है। हम मान लें कि भविष्य के किसी बिंदु पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत रखेंगे। हेल्पिंग फ्यूचर के नाम पे हमने विल शैल रखा, परफेक्ट के नाम पे हम हैव रखेंगे। परफेक्ट होते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हुई? विल हैव या शैल है। क्लियर है हमारी बात? जैसे मैं आपके साथ ये कहने लगूं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आई हैव completed your syllabus. By the end of December, I have completed your syllabus. दिसंबर के अंत तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये बाय द एंड ऑफ आया हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि वाक्य की क्रिया को फ्यूचर परफेक्ट में ही रखना पड़ेगा। तो हैव का प्रयोग न करके आई के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि आप विल हैव का प्रयोग करते हैं तो भी बात ठीक है, वो डेफिनेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। एक टेंस और बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, तो फिर अगले वाले जो कुछ भी बची रह जाएगी नेक्स्ट टॉपिक जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात आपके सामने, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि कुछ काम हो गया होगा और कुछ जारी होगा, यही ना। कुछ कंप्लीट हो, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। कुछ कंप्लीट हो गया होगा और कुछ चल रहा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि फ्यूचर के किसी टाइम में कुछ काम कंप्लीट हो गया होगा और कुछ चल रहा होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम विल या शैल को, फ्यूचर के नाम पे विल या शैल, परफेक्ट के नाम पे है और कंटिन्यूअस के नाम पे बी। ठीक है, इसके बाद वर्ब का। क्लियर है हमारी बात? हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हुई? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, हम माने कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही will have been living here since by the end of this month he will have been living here for 2 years। ठीक है, इस महीने के अंत तक उस यहाँ रहते रहते कितना साल हो जाएगा? 2 साल। अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। ठीक है भाई, तो ये बाय द एंड ऑफ आया हुआ है। बाय द एंड ऑफ का मतलब फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी। ठीक है, और एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस या फार का प्रयोग कर रहे थे। सिंस या फार का प्रयोग कर रहे थे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का प्रयोग हमने पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया था। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन फ्यूचर में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं,
इसके स्थान पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है हमारी बात? इसका मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल दे लें, जैसे मैं कहूं कि आई shall have been teaching you since I shall have been teaching you since 2025। ठीक है, ये निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग ना करके इसके स्थान पे किसका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा? फ्रॉम का। क्लियर है हमारी बात? समझ पाए होंगे। आज की क्लास में हमने आपको पूरा टेंस पढ़ाने की कोशिश की, सभी टेंस की। आज ये लास्ट वीडियो थी टॉपिक की। इसके बाद जब भी हम आपसे मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन लेकर के मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेशन में जो कुछ भी बातें बच गई हैं, किसी कारणवश छूट गई हैं, उन सभी बातों को हम एक कंक्लूजन आपके सामने तैयार करेंगे। ठीक है, और ये तो कहते हुए भी थोड़ा कम अच्छा लगता है कि अपने तो जुड़िए ही जुड़िए, आप हमारे अपने हैं, तो आप नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा? अपने तो जुड़िए ही, औरों को भी जोड़िए, बात को बढ़ाते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।